कब हम देखेंगे कि एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को लिफ्ट किया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है? विद इन दिस मंथ ऑफ जुलाई हम इंशाल्लाह इस सर्विस को बाकायदा लॉन्च करने जा रहे हैं। यूरोप का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेन करते हैं। ये वो लोग हैं जो फिजिकली फिट होते हैं और अपनी जान खतरे में डालकर लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। 22 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया है और अब तक हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है, एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। अब तक हम 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। दरिया सतलुज में जब फ्लड आया तो हमने डे एंड नाइट ऑपरेशन किया और 3,18,000 से ज़्यादा लोगों को, इंक्लूडिंग एनिमल्स, तो उनको हमने रेस्क्यू किया और अल्लाह का शुक्र है कि कोई अमवात नहीं हुई। कोविड के अंदर आया, उस वक्त कोई अपने घर वाले भी अपने करीब जाने को तैयार नहीं थे। उस दौरान हमने तकरीबन 24,000 लोगों को जो है वो वहाँ पे रेस्क्यू किया। 2015 के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन मिली अक़वाम मुत्तहिदा से एंड 2019 में वी बिकेम द फर्स्ट टीम जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली पूरे जनूबी एशिया के अंदर। जिस वक्त आपकी कॉल आती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो गाड़ी जितनी देर में निकलती है उसको ट्रैकर से ट्रैक किया जा रहा है कि किस वक्त वो स्टेशन से निकल रही है और कितनी देर में इंसिडेंट साइट पे पहुंच रही है। हर 1.25 मिनट पे एक हादसा हो रहा है और उसमें देखें तो 80% लोग जो है वो मोटरसाइकिल वाले इन्वॉल्व। मेरी उन सबसे अपील भी होगी, इंश्योर करें कि जो भी ट्रैफिक के कवानीन हैं उनके ऊपर अमल करें और अपनी स्पीड को 50 से ऊपर ना लेके जाएं। I've seen habitual abuses of such service जो गैर ज़रूरी फ़ोन करते हैं। इनके लिए कानून के अंदर जो है वो सज़ा मौजूद है। ये इमरजेंसी नंबर है, इमरजेंसी में फ़ौरन कॉल करें, लेकिन बिला वजह इस नंबर पे कॉल मत करें। लेकिन उसके अलावा भी हम 50,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने तक उनको जेल भी हो सकती है। इसको नंबर को मसरूफ़ ना रखें, बिकॉज हो सकता है कोई जेन्युइन कॉलर जिस वक्त कॉल कर रहा है उसको जब नंबर बिजी मिलेगा तो वो बहुत अफसोस की बात होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 1122 ये वो नंबर है जब आप कभी भी इमरजेंसी में फंसते हैं, घर में, ऑफिस में, रोड पे, किसी चौक चौराहे के ऊपर। दिस इज़ द ओनली नंबर दैट यू रिमेंबर। नाउ आई हैव सम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड स्टैट्स अबाउट हाउ 1122 इज़ सर्विंग द पीपल ऑफ पंजाब। आफ्टर एवरी 1.25 मिनट, तकरीबन 1.25 मिनट के बाद दे रिसीव अ कॉल। पंजाब की तकरीबन आधी आबादी को, ऑलमोस्ट 1.1 करोड़, जब से 1122 ऑपरेशनल हुआ है ये सर्व कर चुका है। चेरी ऑन द टॉप इस के इनके सारे ऑपरेशंस भी अब पेपरलेस हैं। पाकिस्तान का वो इदारा है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर रजिस्टर हो चुका है और रिसेंटली आपने देखा टर्की में जब ज़लज़ला आया तो हमारे 1122 के जवान वहाँ जाके उन्होंने वहाँ पे सर्व किया। आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग डिटेल्स दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू। आई हैव विद मी द रेस्क्यू एमरजेंसी सर्विसेज के सेक्रेटरी डॉक्टर रिजवान नज़ीर साहब विद मी टुडे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। रिसेंटली हमने देखा कि सीएम साहिबा ने बहुत ज़बरदस्त भी एक ऐलान किया एयर एम्बुलेंस के हवाले से। बड़ा हम देखते हैं तो स्कैंडिनेवियन ममालिक में इस तरह हम कि एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को जो है वो रेस्क्यू किया जाए। एक ये चीज़ सर, दूसरा मोटरवे, एवरी डे मिलियंस ऑफ पीपल दे ट्रैवल थ्रू मोटरवेज, वहाँ पे भी अब रेस्क्यू अपनी जो है ना सर्विसेज वो देगा, रेस्क्यू करेगा लोगों को। तो इनसे मैं स्टार्ट करना चाहूँगा सर, कब हम देखेंगे कि एयर एम्बुलेंस के ज़रिए लोगों को लिफ्ट किया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है? इंशाल्लाह जी, आई थिंक विद इन 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर हमारा सिस्टम जो है वो हम अपने पूरे ऑपरेशन शुरू कर देंगे। ऑलरेडी हमने ट्रेनिंग सिमुलेटर बना लिया हुआ है, कुछ टेस्ट फ्लाइट्स कर ली हैं। हम मज़ीद सिस्टम को इस वक्त टेस्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर से विद इन दिस मंथ ऑफ जुलाई हम इंशाल्लाह इस सर्विस को बाकायदा लॉन्च करने जा रहे हैं। इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई क्योंकि अगर आप देखिए कि कुछ हमारे इलाके हैं आज पंजाब में, ये एक एमरजेंसी में आपको मदद मिलना बुनियादी हक है कि बंदा एक हादसा हो गया है और जवान बंदा अगर सड़क पे पड़े पड़े उसका इंतकाल हो जाता है और उसको कोई मेडिकल लीगल रीजंस की वजह से उठाते हुए घबराता है, तो ये बड़ा अफसोस का मुकाम था। और आप सोचे कि ये 1122 जो नंबर है, जो कि एमरजेंसी नंबर है, जो कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने दिया है, आज यूरोप का भी जो नंबर है वो 112 है। ओके। पहले जो होता था किसी ज़माने में, जिस ज़माने में डायल फ़ोन होते थे, तो उस ज़माने में 911 अमेरिका में हुआ और 999 यूके में हुआ। ओके। लेकिन अब चूँकि ये पहले 2 डिजिट्स हैं और इनको इजीली याद रखा जा सकता है, तो यूरोप का जो इमरजेंसी नंबर है वो 112 है। ओके। और उसी लाइन पे हमने 1122 पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी ने इसको दिया। ओके। सो आज ये इमरजेंसी सर्विसेज तमाम ज़िलों में और तहसील में मुयस्सर है, लेकिन उसके बावजूद कुछ इलाके ऐसे रह गए जहाँ पे कि मुमकिन नहीं था। पॉपुलेशन स्कैटर्ड थी, दूर दराज इलाके थे, जिस तरह आप देखें कि भक्कर है,
जिस तरह आप देखें बहावल नगर है, जिस तरह मियाँ वाली है, वहाँ से कोई अगर हेड इंजरी पेशेंट था, पॉलीट्रॉमा पेशेंट था, कोई सीरियस कार्डियक पेशेंट था, उसको ले जाते हुए 3-3, 4-4 घंटे, 5 घंटे लग जाते थे किसी एक स्पेशलाइज्ड केयर फैसिलिटी में। तो इसलिए फिर हुकूमत पंजाब ने, वज़ीर आला पंजाब ने इस चीज़ को समझते हुए ये एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज़ जो है वो डिसाइड किया। और ये ख़ास तौर पे जो हमारे दूर दराज इलाके हैं जहाँ पे हमारे पास स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ नहीं हैं, जिस तरह बहावल नगर है, बक्कर है, मियाँ वाली है, उनके लिए हम ये फैसिलिटी शुरू करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसी महीने हम यहाँ से जो क्रिटिकल पेशेंट्स होंगे उनको इंटरनेशनल गाइडलाइंस के मुताबिक उनको हम स्पेशलाइज्ड फैसिलिटीज़ में शिफ्ट कर रहे होंगे। हमारा जो रेस्क्यू 1122 का जो एहलकार है, ही इज़ द फर्स्ट रिस्पॉन्डर, उसकी ट्रेनिंग कैसे होती है और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ टू कीप आवरसेल्व्स एट पेस हम क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हैं? महकमा इमरजेंसी सर्विसेज बुनियादी तौर पे 2 काम कर रहा है। ओके। पहला काम है रेस्क्यू, और रेस्क्यू के अगर हम एरियाज़ देखें तो उसमें है हमारी इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस, ओके, फिर हमारी है फायर सर्विस, फिर हमारी है रेस्क्यू सर्विस, ओके, और इसी तरह फिर रेस्क्यू के आगे मुख्तलिफ शोबे हैं जिसमें वाटर रेस्क्यू भी है, जिसमें हैजमेट हैजर्डस मटीरियल रेस्क्यू है, जिसमें इवन हम एनिमल भी रेस्क्यू करते हैं। तो ये हमारे सारे मुख्तलिफ शोबे, और इवन जिस वक्त वर्स्ट सिनेरियो जब सब कुछ बंद हो जाता है, कोविड हो गया, फ्लड हो गया, जब लोग जाने को वहाँ पे तैयार नहीं है, वहाँ पे भी रेस्क्यू जो है वहाँ पे जाके लोगों की ज़िंदगियाँ फील्ड में बचा रहा होता है। ओके। सो ये इसके लिए अब स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ओके। सो पहली अगर हम ट्रेनिंग देखें जो इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विस और इसी तरह हमारी मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस के लिए आपको इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस की ज़रूरत होती है। ओके। तो उसको हमने यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हमने जो आयरलैंड के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, और उन्हीं का जो हमारा इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियंस का जो फैक्ट गाइडलाइंस है और उसके मुताबिक जो यूरोप का जो स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हम इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन ट्रेन करते हैं। और ये स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए एक अकेडमी है जो ना सिर्फ पंजाब के तमाम लोगों को ट्रेन कर रही है बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को ट्रेन कर रही है। यानी कि हमने खैबर पख्तूनख्वा के लोग ट्रेन किए, GB के लोग ट्रेन किए, इसी तरह अभी सिंध और बलूचिस्तान के लोग अंडर ट्रेनिंग है। तो ये हम सब लोगों को यहाँ पे एकेडमी में ट्रेनिंग करते हैं जो कि लाहौर में वाक़ है, और ये सेंटर ऑफ द कंट्री में हमने इसको रखा है। दूसरा हमारा है जो फायर का है, फायर में भी इसी तरह हमारा स्कॉटलैंड के साथ जो स्कॉटिश फायर सर्विस थी उनके साथ इलाक़ था, तो उन्हीं हम स्टैंडर्ड्स के ऊपर हम फायर की जो है फायर फाइटिंग की उनको ट्रेनिंग देते हैं। फायर फाइटिंग में बाकायदा इनको हीरो समझा जाता है क्योंकि ये वो लोग हैं जो फिज़िकली फ़िट होते हैं और अपनी जान ख़तरे में डालकर लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। ये छोटा काम नहीं है। अगर आप बाहर देखें तो फायर फाइटर्स को हीरो माना जाता है और उनको बड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है। हमारे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये था कि बाहर खड़े होकर वो पानी मारने से ज़्यादा आगे नहीं जा सके। अब बाकायदा ये सूट्स पहन के, ब्रीदिंग अपरेटस पहन के, अगर कोई बंदा अंदर ट्रैप्ड है और उसको करने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए एंट्री करते हैं, गैसेस जहाँ पे लीक हो रही हैं वहाँ पे अंदर जाते हैं। आप सोचें कि कोई गैस के अब इंसिडेंट्स होते हैं इतने सारे, पहले पूरे इलाके में पैनिक फैल जाती थी, अभी रेस्क्यू सर्विस जाती है, आराम से उसको लीकेज को कंट्रोल करती है, बाहर आ जाती है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है जो कि आज एक जदीद इमरजेंसी सर्विसेज का एक सिस्टम जो है वो बना है। साथ ही साथ अगर आप देखिए मोटर बाइक सर्विस हमें क्यों शुरू करनी पड़ी, क्योंकि जब रश बढ़ा तो सिर्फ एम्बुलेंसेज गुंजानाबाद इलाकों में जाना मुश्किल हो गया, तो हमने मोटर बाइक रेस्क्यू सर्विस शुरू की जिसने अब तक तकरीबन हमारी जो है वो 22 लाख से ज़्यादा इमरजेंसीज पर रिस्पॉन्ड किया है, और अब तक हमारा रिस्पॉन्स टाइम जो है एवरेज रिस्पॉन्स टाइम 4 मिनट है, जो कि इंटरनेशनली भी एक अचीवमेंट है। ओके। और सब लोग कहते थे जी चलेगा नहीं, कामयाब। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो हर कोई अब कहता है कि जी हमारे इलाके में दे दें ताकि हम इसको, तो आज उस सर्विस ने ये सर्विसेज प्रोवाइड करें। इसी तरह अगर आप फायर सर्विस देखें, जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो इनको दी गई, और हमने जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स का एक निज़ाम बनाया, तो उसकी बदौलत आज हमने 2,40,000 फायर इंसिडेंट्स पे रिस्पॉन्ड किया है। एंड जस्ट बाय इम्प्रूविंग आवर रिस्पॉन्स टाइम इन प्रोफेशनल फायर फाइटिंग अब तक हम 650 अरब से ज़्यादा के नुकसान बचा चुके हैं। एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि 2010 का जब फ्लड आया तो फ्लड में भी एक कोई ऐसा सिस्टम नहीं था, तो हमने उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट किया। और आप पिछले साल अगर देखें तो दरिया सतलुज में जब फ्लड आया तो हमने डे एंड नाइट ऑपरेशन किया और 3,18,000 से ज़्यादा लोगों को, इंक्लूडिंग एनिमल्स, जानवरों को भी जो है, क्योंकि जानवर के बगैर कोई निकलने का तैयार नहीं था, तो उनको हमने रेस्क्यू किया और अल्लाह का शुक्र है कि कोई अमवात नहीं हुई। चंद हुई वो जो बगैर बताए जिस वक्त वापस गए अपनी कोई चीज़ें लेने या कुछ और रात के वक्त उनकी हुई। अदरवाइज अल्लाह का शुक्र है कि ड्यूरिंग दैट ऑपरेशन वी वर एबल टू सेफली इवैक्यूएट बिकॉज ऑफ द टाइमली
वार्निंग जो अर्ली वार्निंग हो गई, और उसके बाद जो डे एंड नाइट हमने ऑपरेशन कंडक्ट किया, कसूर से लेकर पूरा पंजनद तक, बहावलपुर तक आगे हमने जाके सारा जो पूरा ऑपरेशन था, बावलनगर, बहावलपुर, इन सब एरियाज से, उकाड़ा से होते हुए ये सब एरियाज़ के अंदर हमारा डे एंड नाइट ऑपरेशन हुआ, और उसमें हमने सब लोगों को जो निकाला। तो ये सारा का सारा काम जो है वो कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, जब कोविड के अंदर आया और टोटल एक chaotic situation थी, उस वक्त कोई, अपने घर वाले भी अपने करीब जाने को तैयार नहीं थे। हमने उस वक्त उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, और उस दौरान हमने तकरीबन 24,000 लोगों को जो है वो वहाँ पे रेस्क्यू किया। वहाँ पे जिन लोगों की ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया, उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ में लेके गए, और इवन जब महकमे सेहत में कुछ स्टाफ की ज़रूरत थी हमने उनको भी सपोर्ट दिया, ताकि उस पैनिक स्टेट के अंदर हम जो है उनको कर सकें। और फिर जब किसी की खुदा न खास्ता डेथ हो जाती थी तो लोग करीब जाते हुए घबराते थे, तो इवन तदफीन का अमल भी हमने परफॉर्म किया, और 4,000 के करीब लोगों को डिग्निफाइड बरियल भी दिया। एक्सीलेंट सर। जाहिर है कि ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स होते हैं, बट इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट, इनके रिस्पॉन्स टाइम को कम करने में ड्राइवर्स का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं देखता हूँ कि हमारे जो एमरजेंसी में जब वैन्स आ रही होती हैं, ये रेस्क्यू के ड्राइवर्स, देर एक्सीलेंटली ट्रेनिंग का भी खास कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है सर? जी, एमरजेंसी ट्रेनिंग, एक तो रूटीन ट्रेनिंग होती है, बट एमरजेंसी ट्रेनिंग के लिए देन यू नीड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग। तो उसके लिए हम ख़ास तौर पे अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम रन करते हैं, उसमें चेक करते हैं, और फिर उनको गाइड किया जाता है ताकि ये अप्रोप्रिएटली सारी चीज़ों को वो कर सकें। और फिर हम जिस वक्त शुरू में ले रहे होते हैं ड्राइवर्स, उस वक्त भी काफ़ी एक्सटेंसिव स्क्रीनिंग प्रोसेस है, ताकि हम अच्छे, कम से कम LTV लेवल के हमारे लोग होते हैं जो कि लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो चलाने वाले, जो कि LTV ड्राइवर्स हैं, जो कि हमारे उसमें हैं एम्बुलेंसेस के अंदर, और इसी तरह से फिर हमारे जो हैवियर ट्रक्स हैं, जिसमें फायर ट्रक्स हैं और बड़ी रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, उनके लिए फिर स्पेशलाइज्ड व्हीकल ड्राइवर्स हैं जो कि हमारे उन चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, ताकि उनको सही तरीके से वो ऑपरेट कर सकें। सो इसी की बदौलत हम ये सारा रिस्पॉन्स जो है वो कर सकते हैं। सर, ICT इंटरवेंशंस की बात की जाए तो आई एम टोल्ड कि एक ऐप भी है जिससे आप बाकायदा मॉनिटर कर सकते हैं कि जिस आपने रेस्क्यू 1122 की गाड़ी या एहलकार को बुलाया, चाहे वो बाइक पे आ रहा है, गाड़ी पे आ रहा है, उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो अब IT इंटरवेंशंस भी हम कर रहे हैं अब इसमें। जी, दो चीज़ें थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक है मॉनिटरिंग, और मॉनिटरिंग के बगैर कोई निज़ाम नहीं चल सकता। दूसरा, आप हमेशा अपने आप को बेंचमार्क करें विद इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो मैं पहली बात करता चलूँ इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस की, कि उसके अंदर जब रेस्क्यू टीम हमारी, आपने देखा कि 2005 के ज़लज़ले में एक बेबसी का आलम था, तो हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। 1 साल बाद हमने पहली टीम बनाई, और फिर हमारी बाकायदा 2015 के अंदर हमें रजिस्ट्रेशन मिली अक़वाम मुत्तहिदा से, एंड 2019 में वी बिकेम द फर्स्ट टीम जिसको अक़वाम मुत्तहिदा से सर्टिफिकेशन मिली पूरे जनूबी एशिया के अंदर। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी, जिसकी वजह से फिर हम टर्की भी रिस्पॉन्ड कर सके। और आज हम इस साल एशिया पैसिफिक की अर्थक्वेक रिस्पॉन्स एक्सरसाइज और रेस्क्यू का जो आलमी चैलेंज है, इंटरनेशनल रेस्क्यू चैलेंज, वो इस साल हम अक्टूबर में लाहौर शहर में होल्ड करने जा रहे हैं। तो ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात थी। तो ये पहला था कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, इसीलिए हम उसकी ट्रेनिंग और बाकी रिस्पॉन्स के सारे स्टैंडर्ड्स उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि हम उस पर कायम रखें। दूसरी चीज़ अगर आप देखें तो वो है कि आप मॉनिटरिंग का निज़ाम, तो मॉनिटरिंग के निज़ाम के लिए जिस वक्त आपकी कॉल आती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। जो गाड़ी जितनी देर में निकलती है उसको ट्रैकर से ट्रैक किया जा रहा है कि किस वक्त वो स्टेशन से निकल रही है और कितनी देर में इंसिडेंट साइट पे पहुंच रही है। तो वो बाकायदा ट्रैकर के ज़रिए उसको देखा जाता है। और फिर इस पूरे सिस्टम को पेपर फ्री करके हम एक सिस्टम के अंदर लेकर आते हैं, ताकि वहाँ पे हमें पता हो कि हर ज़िले का एवरेज रिस्पॉन्स टाइम क्या था, और अगर वो नहीं मेंटेन कर रहे हो तो सुबह उनसे पूछा जाता है डेली कि ये आपका रिस्पॉन्स टाइम क्यों उसमें फ़र्क था। तो ये पूरा का पूरा मॉनिटरिंग के निज़ाम की वजह से आज हमारा रिस्पॉन्स और रेस्क्यू का पूरा एक सिस्टम बन गया है। आज हाई राइज बिल्डिंग्स को भी मैनेज करने के लिए हम सारा काम कर रहे हैं। तो ये हमारा दो जो एस्पेक्ट मैं ख़ास तौर पे कहता चलूँ, जो हमारा महकमा इमरजेंसी सर्विसेज है, इसमें बर वक्त डिसीजन मेकिंग, ताकि हम फ़ौरन फ़ैसला कर सकें, हमारे कंट्रोल के साथ वो चल रहा हो। कहीं पे कोई किसी ज़िले को प्रॉब्लम है या कहीं पे बड़ा सानहा हो जाता है, वहाँ पे हमें उनको इमीडिएटली दूसरे ज़िले से बैकअप भिजवाना है, कहीं टीमें भेजनी है, उसमें फ़ौरन डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पे ये किया जाता है और रिस्पॉन्स का इफेक्टिव निज़ाम मौजूद है। साथ ही साथ हमारा रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर हर तहसील पर मौजूद है, तो वो सेफ्टी पर भी अब काम करना हम करते हैं। जिस तरह से अब हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, हमारी कोशिश है कि आगे आने वाले टाइम में वहाँ पे बाकायदा फायर ड्रिल्स हो, इमरजेंसी के रास्ते खुले हुए हो, ताकि ये जो भी हम नई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, नई डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सेफ़ हो
और सस्टेनेबल हो। तो सर इसमें तो जो इस पे effective ये जो बिल्डिंग्स हैं, इनके जो ओनर्स हैं, मालिकान, उनकी भी कोई तरबियत का कोई प्रोग्राम हम ला रहे हैं जी, इसके लिए ये एक नया पिछले साल जो लॉ पास हुआ तो उसके बाद से हमने बाकायदा तौर पे इसके रेगुलेशंस को जारी किया। ओके। और उसके लिए अब हमारे आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स, उनकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ जो है अपना जितनी भी बिल्डिंग्स में जाते हैं उनकी आसान सी हमने चेकलिस्ट दे दी है उनको, ताकि उनको पता हो कि ये 6 से 7 चीज़ें हैं जो कि आपने। तो मैं लोगों से भी यहाँ पे अपील करूँगा कि जहाँ पे आप करोड़ों रुपया लगा रहे हैं एक बिल्डिंग के ऊपर, थोड़े से पैसे बचाने की खातिर ना बचाएं कि जिसकी वजह से आपके जो माल को जो है वो नुकसान हो। तो इसलिए इंश्योर करें कि बाहर आपने देखा होगा लाल रंग के हाइडेंट्स लगे हुए हैं। बिल्कुल। आप यहाँ पे जब होता है, आप बिल्डिंग होती है, बड़ी चंद बिल्डिंगें हैं जिनके बाहर नई जो बन रही है उनमें अच्छा है सिस्टम, लेकिन पुरानी में बाहर नहीं है। तो हर बार आप उस रश में अगर गाड़ी पानी भरने जा रही तो कभी भी इफेक्टिव फायर फाइटिंग नहीं हो सकती। तो इसलिए ये एक चीज़ है जो कि फायर हाइडेंट्स बाहर लगे होने चाहिए, एक्सटर्नल हाइडेंट्स है फायर। फिर उसके बाद इंटरनल सिस्टम बनाएं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसके ऊपर हम जीरो टॉलरेंस पे जा रहे हैं वो कि जहाँ से निकलने के रास्ते नहीं है। वो तो आपने डेथ ट्रैप्स बना दिए उन बिल्डिंग्स को, खुदा ना खास्ता अगर वहाँ पे कोई चीज़ हो लोग निकल ही ना सके। तो एटलीस्ट निकलने के जो रास्ते हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, वो आपके पास होनी चाहिए ताकि आप वहाँ से फ़ौरन निकल सकें ऐसी सूरत हाल के अंदर। अगर वो नहीं है तो आप ट्रैप हो जाएंगे और वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन आ जाती है। स्पेशली जितनी बिल्डिंग हाई राइज है उतनी ज़्यादा वो डेंजर सिचुएशन। मैं लोगों से अपील करूँगा ये खसूसी तौर पे करें। तीसरी चीज़, आपने सब ने ओवरहेड रिजर्वायर बनाया होता है, उसका जब आप सिस्टम करें, इलेक्ट्रिक वायरिंग कर रहे हैं, एक पाइपिंग रख दें और ऊपर से स्प्रिंकलर ज़रूर लगाएं ताकि वो जैसे ही खुदा ना खास्ता अगर आप वहाँ पे नहीं भी हैं और आग होती है तो फ़ौरन स्प्रिंकलर ऑन हो जाएगा और वहीं पे फायर को कंट्रोल कर लेगा। तो आप ये 3-4 चीज़ें करने से अपनी बिल्डिंग को, अपने वेयर हाउसेस को, इन सब चीज़ों को और इवन इंडस्ट्री को आप अपना बचा सकते हैं। तो इसलिए ये चंद चीज़ें ज़रूर लें। ये छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन ये कल को आपके जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आपने बिल्डिंग्स का बताया सर, रोड पे जो हादसात होते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह आपके ख्याल में क्या है, क्योंकि एवरी डे यू आर डीलिंग विद सच केसेस? जी, ये एक बहुत अफसोस की बात भी है। मैं समझता हूँ कि हम आज तकरीबन हर 1.25 मिनट पे एक हादसा हो रहा है और उसमें देखें तो 80% लोग जो हैं वो मोटरसाइकिल वाले इन्वॉल्व हैं। ओके। हमारे मोटरसाइकिल वाले ख़ास तौर पे मुझे अफसोस होता है कि जल्दबाजी के अंदर ना वो रेड लाइट का ख्याल करते हैं, ना लेन का डिसिप्लिन का ख्याल करते हैं, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि वो एक्सेलरेटिंग लेन में गए हुए हैं और जब राइट साइड पे गाड़ियों के दरमियान में चलाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ एक गाड़ी से थोड़ा सा उसने टच होना है, बिल्कुल, आप सोचे वो कहाँ जाएगा। बिल्कुल ऐसे। या हड्डी टूटेगी या सर उसका हेड इंजरी होगी और सीधा वो लाहौर जनरल अस्पताल या कहीं और पहुंचा होगा। और अगर उससे ज़्यादा सीरियस हो जाए, कोई पीछे से खुदा ना खास्ता गाड़ी ऊपर से गुजर जाए कुछ और, तो क्या उसका अंजाम होगा ये आप उससे तसव्वुर कर सकते हैं। तो इसलिए मेरी उन सब से अपील भी होगी कि ये जो है कि इस पे बहुत एहतियात से चलाएं, इंश्योर करें कि जो भी ट्रैफिक के कवानीन हैं उनके ऊपर अमल करें और अपनी स्पीड को 50 से ऊपर ना लेके जाएं। जितनी आपकी स्पीड कम होगी उतने आपके बचने के चांसेस ज़्यादा होंगे और जितनी आपकी स्पीड ज़्यादा होगी उतने आपका फ़ौरन हस्पताल पहुंचना और खुदा न खास्ता सारी माजूरी सारी उम्र के लिए। तो तकरीबन 600-650 लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे हस्पताल में दाखिल होते हैं और उनमें से ज़्यादातर लोग किसी न किसी माजूरी के साथ वापस जाते हैं। तो ये ऐसी चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को रिस्क में मत डालें। टाइम पे निकलें, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है लेकिन आहिस्ता जाएं, साइड लेन में जाएं। और जो भी फैमिलीज़ देख रही हैं, अगर आपका कोई भी जानने वाला, आपके वालिद साहब हैं, आपका भाई है, आपका बेटा है, जो भी चला रहा है, उनसे मैं अपील करूंगा कि उनसे ये वादा लें कि वो एक्सट्रीम लेफ़्ट लेन में यानी बाएं लेन में जाएंगे और अपनी स्पीड को 50 से ऊपर नहीं रखेंगे ताकि वो बाहिफाजत अपने दफ्तर पहुंच सके या काम की जगह पे पहुंच सके और बाहिफाजत वहाँ से वापस आ सके। ये ना हो खुदा न खास्ता उनको अस्पताल, और अगर उससे सीरियस चीज़ है तो कब्रिस्तान कहीं आप लेके जा रहे हैं। इसलिए प्लीज़ मेरी आपसे अपील है कि आज हुकूमत पंजाब ने एक इफ़ेक्टिव रेस्क्यू का निज़ाम बना दिया है। आपको रेस्क्यू करने के लिए हम 24 घंटे मौजूद हैं, लेकिन जब हम किसी जवान शख्स को ऐसी सूरत हाल में उठाते हैं तो उस पर नो डाउट फैमिली को और सब के लिए ये दुख और अफसोस का एक मुकाम होता है। तो इसलिए ऐसी चीज़ें ना करें और सबसे वादा लें कि वो ऐसा रिस्की काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक सर, बरसात का मौसम है और हमने देखा कि सैलाब में भी 1122 ने बड़ा काम किया है। तो सर ऐसे में क्या ट्रेनिंग होती है हमारी, क्या तैयारियां, हम कोई प्री सीज़न भी कर लेते हैं? जी, 2010 के बाद से हमने फ़्लड की एक जिम्मेदारी ली
ओके। और उसके बाद से हमने पूरा, हमें PDA में बाकायदा हमें बोट्स हमें हुई, हमने सो बोट्स हैं सारी हमारे मुख्तलिफ अजला में हमने बोट्स रखी हुई हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क ऑफ दैट एरिया। जहाँ पे दरिया गुजरते हैं, जहाँ पे फ्लड का चांसेस ज़्यादा है, वहाँ पे किश्तियों को रखा गया है ताकि हम इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। और 2010 के बाद से अब तक अगर आप देखें तो हर साल जितने फ्लड्स आते हैं उनको हम मैनेज कर रहे हैं, ना सिर्फ अपने इलाके में बल्कि सिंध में भी जब बहुत बड़ा फ्लड 22 में जब हुए तो उस वक्त भी जिस वक्त उनको ज़रूरत थी तो उनको भी हमने ये सपोर्ट प्रोवाइड की। ओके। सो इसलिए ये आज एक पूरा सिस्टम जो है वो मौजूद है, उसके लिए स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है और हमारे सारे ऑपरेटर्स ट्रेंड हैं ताकि वो कोई भी ट्रबल शूट हो दरिया में तो उस वक्त इंजन को या ठीक करना है या कुछ और तो उसको भी वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड कर सकें। आई वुड सबमिट अप एक आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1122 एक ज़बरदस्त सर्विस है बट आई हैव सीन हैबिचुअल अब्यूजेस ऑफ सच सर्विस जो गैर ज़रूरी फ़ोन करते हैं, इनके लिए सर कोई सज़ा? मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि होनी चाहिए। जी, इनके लिए कानून के अंदर जो है वो सज़ा मौजूद है। ओके। पहला तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आई थिंक मैं सबसे अपील करूँगा कि देखिए अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम आपके नंबर को ब्लॉक कर देंगे। ओके। और खुदा ना खास्ता जब आपको एक्चुअल इमरजेंसी होगी तो उस वक्त फिर आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी। सो इसलिए मेरी लोगों से अपील होगी कि ये इमरजेंसी नंबर है, मैं इमरजेंसी में फ़ौरन कॉल करें लेकिन बिला वजह इस नंबर पे कॉल मत करें। लेकिन उसके अलावा भी हम 50,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने तक उनको जेल भी हो सकती है। तो इसलिए इस नंबर को सीरियसली लें, जब इमरजेंसी हो मैं ज़रूर बर वक्त कॉल करें, हम आप रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन यह है कि जब आपको इमरजेंसी ना हो तो बिला वजह इस नंबर पे कॉल मत करें। इसको नंबर को मसरूफ़ ना रखें बिकॉज हो सकता है कोई जेन्युइन कॉलर जिस वक्त कॉल कर रहा है उसको जब नंबर बिजी मिलेगा तो वो बहुत अफसोस की बात होगी। डेफिनेटली सर। कम्युनिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम भी आप एक चला रहे हैं, इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव ताकि लोगों को भी पता लग सके कि वो किस तरह से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, फर्स्ट एड अपने घर वालों को, दोस्तों को दे सकते हैं। हम किस फेज़ में हैं सर? उस पर कितने लोग हम ट्रेन कर चुके हैं? देखिए, इमरजेंसी में अगर आपको खुदा ना खास्ता कोई भी इमरजेंसी हो, आप नंबर पे जब डायल करेंगे किसी को भी आने में थोड़ी देर लगती है। डेफिनेटली सर। मोटरसाइकिल है तो 4 से 5 मिनट लग जाएंगे और अगर एम्बुलेंस है उसको आने में 7-8 मिनट लगते हैं। तो देखिए ये टाइम बड़ा क्रूशल है और 8 से 10 मिनट अगर इसी तरह से ब्रेन को ऑक्सीजन ना मिले, सर्कुलेशन ना हो तो ब्रेन डैमेज शुरू हो चुका होता है। तो इसलिए अगर इस चीज़ से हमने बचना है तो इसके लिए हमने ये रियलाइज़ किया और बड़े सानेहात से इसी तरह नंबर आज़मा होने के लिए हमने 3 लेवल की स्ट्रेटजी जो है वो बनाई है। एक है लाइफ सेवर प्रोग्राम जो कि अब हुकूमत पंजाब तमाम कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इसकी एक्सपेंशन करने जा रही है ताकि हर जो यूनिवर्सिटी से कॉलेज से बच्चा निकले उसने ये बेसिक लाइफ सेविंग ट्रेनिंग दी हो, जिसके अंदर 2 चीज़ें हैं। एक CPR, सो आपने कंप्रेशन ओनली CPR पे फोकस करना है, यानी कि चेस्ट के मिडल में रख के हाथ और अपनी कोहनियों को सीधा रखते हुए आपने अपने बॉडी के वेट को इस्तेमाल करते हुए 2 से 2.5 इंच आपने चेस्ट को नीचे दबाना है। ओके। और 100 बार, 100 से 120 बार 1 मिनट में दबाना है। ओके। और आपने उस वक्त तक दबाते रहना है जब तक कि कोई हेल्प नहीं आ जाती। तो आपको चाहे आधा घंटा भी दबाना पड़े, नहीं छोड़ना, बट उसके लिए ऑब्वियसली फिजिकल फिटनेस ज़रूरी है जी, बिल्कुल। लेकिन यह है कि इस चीज़ को मत छोड़ें और इससे लोग रिवाइव हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जो डूबने वाले केसेस हैं उनमें CPR ज़रूर करते रहें। आधे घंटे बाद भी लोग रिवाइव हो गए और बिल्कुल नॉर्मल हैं आज, तो इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो है हम जो ब्लीडिंग कंट्रोल। अगर आपको कहीं पे से खून बह रहा है, हादसा हुआ है, वहाँ पे आज हमारे पास पाकिस्तान के अंदर तो बहुत ही आसान है, दुपट्टे अवेलेबल होते हैं। तो उस दुपट्टे को लेके उसको कस के जो है वो बांधे और इतना कस के बांधे कि वहाँ पे ब्लीडिंग रुक जाए। ओके। सो उसको फ़ौरन अगर साफ़ कर सकते हैं, साफ़ पानी से धो दें और उसको इतना कस के बांधें कि वहाँ से जो है ब्लीडिंग जो है वो रुक जाए। सो कंप्रेशन जो है वो दैट्स, तो ये 2-3 चीज़ें अगर आप बाकायदगी से ब्लीडिंग कंट्रोल साथ कर लें तो उससे आप बहुत सारी ज़िंदगियाँ जो है वो बचा सकते हैं। परफेक्ट। सो बाकी अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं तो फिर हमारा रेस्क्यू स्काउट होता है। ओके। उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग अब अवेलेबल है, तो आप रेस्क्यू स्काउट बन सकते हैं जिसमें फिर आपको और मज़ीद डिफरेंट इमरजेंसीज़ को मैनेज करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। परफेक्ट। मैं लोगों से कहूँगा कि जहाँ पे अब इतना टाइम सोशल मीडिया पर ज़ाया करते हैं, ये ऐप जाएँ, डाउनलोड करें और ये ट्रेनिंग हासिल करें। और तीसरा लेवल है जो कि और हमारे साथ इन्वॉल्व करना चाहते हैं रेस्क्यू स्काउट, वो है कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। तो आज हमारी हर यूनियन काउंसिल में कम्युनिटी इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम मौजूद है, जो कि एक ग्रुप होता है जो सारे वॉलंटियर्स मिलके एक बनाते हैं ताकि
वो अपने इलाके में 3 काम पे अब फोकस कर सके। उनसे हम खास तौर पे जहाँ पे रिस्पांस पे काम करा रहे हैं वहीं पे अब डिटेक्शन, ताकि अर्ली डिटेक्शन कर सकें जो कोई एमरजेंसीज है, इसी तरह रिस्पांस और तीसरी तरह प्रिवेंशन के ऊपर फोकस कर सके ताकि एमरजेंसीज की जो रोकथाम पे भी काम कर सके। अगर कोई वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ है जो कि लोगों के लिए ख़तरा है तो उसके ऊपर प्रिवेंशन के ऊपर भी काम कर सके। तो अगर हम ये तीनों चीज़ों को इफेक्टिवली कर लें तो मेरे ख्याल से हम पंजाब में कम से कम मैं कह सकता हूँ डेफिनेटली कि एक महफूज पंजाब की हम बुनियाद रख रहे होंगे। परफेक्ट जी, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई। हमने बहुत सारे तरीके भी देखे, पूछे, सीखे कि किस तरह से हम जान बचा सकते हैं अपने प्यारों की। बट द लीस्ट वी कैन डू इज़ रेस्क्यू इज़ डूइंग एवरीथिंग। हम कम से कम रेस्क्यू को रास्ता दें जब एम्बुलेंस हमारे आगे पीछे होती है। हम कम से कम उनको हैबिचुअली फेक कॉल्स ना करें। हम कम से कम जब घर से निकलें तो हेलमेट पहन के निकलें। हम कम से कम अपनी गाड़ी की फ़िटनेस देख लें जब वो रोड पे आ रही है। कम से कम हम वो कॉज ना बने कि रेस्क्यू को एक गैर ज़रूरी जो है वो बोझ उठाना पड़े। ये वी कैन डू दिस। और अब आई एम श्योर कि जो भी बंदा इस प्रोग्राम को देखेगा बड़े बेर मिनिमम सी चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो मोटर बाइक चला रहा है वो अपनी स्पीड 50 से ऊपर ना लेके जाए। ये दिस इज़ द बॉटम लाइन। 50, इफ़ यू आर अंडर 50 यू विल बी सेफ। दैट्स द बॉटम लाइन। सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू।